Hello everyone. Today we have with us Mr. Bhupendra Yadav. He is the Rajya Sabha MP and BJP General Secretary. We want to talk to him about Modi government's 6 years, which they have just completed on May 16th. It has been eventful 6 years, and we would ask Bhupendra ji to shed some light on it. Thank you, sir. Thank you for joining us. धन्यवाद भावना जी। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि 6 साल हो गए अभी मोदी गवर्नमेंट को, सेकंड उसमें टर्म में भी पहला साल खत्म हो गया है। आप क्या बोलेंगे 6 साल में भारत में क्या चेंज हुआ है इन 6 साल में? सबसे पहली बात है कि पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने देश के हर सामाजिक वर्ग के विकास करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। दूसरा जो विषय है, एक लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए रिफॉर्म्स है, उस तरफ सरकार ने कदम उठाया है। तीसरा जो विषय है कि एक मजबूत भारत बढ़ने के लिए जो एक निर्णयात्मक सरकार चाहिए थी, उस निर्णयात्मक सरकार के रूप में पार्टी ने अपनी उपलब्धियों को बढ़ाया है। चौथा विषय ये है कि भारत के चहुमुखी विकास के लिए एक लोकप्रिय नेतृत्व द्वारा टीम इंडिया की भावना का विकास किया गया है। और पांचवा विषय ये है कि दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। मुझे लगता है कि प्रथम कार्यकाल में जिस प्रकार से देश में एक समावेशी समाज, इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए सरकार ने काम किया, और दूसरे कार्यकाल में एक मजबूत भारत के लिए भी सरकार ने कार्य किया है और उसको लोगों ने भी अपार जन समर्थन दिया है। सर, वेलफेयर ऑफ पुअर जो है, ये मोदी सरकार का शुरू से ही इस पे फोकस रहा है। उन्होंने बहुत सारी स्कीम शुरू की हैं इसके लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन, उज्ज्वला योजना। अभी ये जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है अभी कोरोना वायरस को लेके, आपको लगता है इसको थोड़ा बेटर हैंडल किया जा सकता था? मुझे लगता है कि कोरोना का जो पैंडेमिक है, ये पूरी दुनिया में एक आपात स्थिति के संबंध में था, और हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, और इसमें अनेक प्रकार की विषमताएं भी हमारे यहाँ पे काफी है। तो इसको हैंडल किस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। दुनिया के प्रमुख 15 देशों में कोरोना के संक्रमण के कारण जो मृत्यु दर हुई है, उनकी जो टोटल आबादी होती है और भारत की जो टोटल आबादी है, तो हमारे आपको ध्यान में आएगा कि भारत में इस स्थिति के नियंत्रण के लिए, इस स्थिति को रोकने के लिए सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए। जहां तक प्रवासी मजदूरों की आप बात करेंगे, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था, सरकार ने सबसे पहले 1,76,000 करोड़ का जो पैकेज था, वो सीधे देश के लिए दिया था। अब लॉकडाउन की जो कंडीशन थी, उस कंडीशन में किसी भी प्रकार से अगर कोई मूवमेंट होता है, नीचे के स्तर पर जो हेल्थ की वो मूवमेंट ठीक नहीं रहता। आपको अभी भी बताऊं, 3 दिन पहले रेल मंत्री का ट्वीट था, 1565 ट्रेन के माध्यम से 20 लाख प्रवासी लोगों को उनके घर पहुंचाया गया। हाँ, कुछ इंसिडेंट जो हैं वो सड़क पर दिखे हैं, लेकिन उसके लिए भी सरकार के द्वारा त्वरित कदम उठाए गए हैं। सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से सारे विषयों को हैंडल किया है, और निश्चित रूप से सरकार की तत्परता के कारण ही भारत एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा है। इस विषय को हमको ध्यान रखना चाहिए। माइग्रेंट लेबर को लेके बहुत सारे स्टेट्स के ऊपर क्रिटिसिज्म था, जैसे बिहार के लिए भी था। उन्होंने, जैसे नीतीश जी ने फ्लिप फ्लॉप किया कि पहले उन्होंने बोला कि नहीं, वो नहीं आएंगे, कोरोना वायरस लेके आएंगे साथ में, उनकी पूरी तरह तैयारी भी नहीं थी। तो आपको लगता है कि जो वहां पे उसकी वजह से अभी बिहार में इलेक्शन भी आने वाले हैं ईयर एंड पे, को लगता है इससे कुछ एडवर्स इफेक्ट मिले पड़ेगा आपकी और उनकी अलायंस पे और उस पे वोटिंग पैटर्न पे? नहीं, बल्कि आप पहले परिस्थिति को समझिए। देखिए, जब तक लॉकडाउन फर्स्ट सेकंड रहा, निश्चित रूप से कहा गया कि माइग्रेंट लेबर आना अभी संभव नहीं है। सरकार की गाइडलाइन थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी। उसके बाद बिहार सरकार के द्वारा क्वारंटाइन बनाए गए। इस समय की आज की स्थिति तक बिहार में 4 लाख माइग्रेंट लेबर वापस पहुंचा है। तो 4 लाख माइग्रेंट लेबर, 838 ट्रेन पहुंची है बिहार में।
7,846 क्वारंटाइन सेंटर बने हैं। 18 लाख लोगों ने बिहार सरकार के माइग्रेंट लेबर के रूप में अपने आप को रजिस्टर्ड कराया। उन सबके खाते में 1,000 रुपये गए। प्रधानमंत्री जी की जनधन योजना में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को पैसा मिला है। बिहार में 1 करोड़ 38 लाख से ज्यादा लोगों को एडवांस राशन मिला है। प्रधानमंत्री जी की बाकी सारी स्कीमें बिहार में पूरी तरीके से लागू की गई। इसलिए इस समय जिस प्रकार के साधनों का वितरण बड़ी पारदर्शिता के साथ बिहार में हुआ है, और निश्चित रूप से प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या पूरे देश में बिहार में है। कभी अपने प्रदेश के किसी व्यक्ति को रोकने का काम नहीं किया गया। आज जब ट्रेन शुरू हुई है, तो आज के समय में पिछले 3 दिनों से 50 ट्रेन रोज बिहार जा रही है। 50 ट्रेन का अर्थ होता है 1 लाख लोग रोज पहुंच रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये पक्ष है, ये मीडिया के द्वारा दिखाया नहीं गया है। मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छे तरीके से आप दिखाएंगे तो जमीनी स्थिति पर हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। सर, अभी भी वहाँ से रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, आपने क्वारंटाइन फैसिलिटीज की बात करी और सारी, उस चीज़ पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि वहाँ पे फैसिलिटीज ठीक हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग वहाँ से भाग रहे हैं फैसिलिटी से कंप्लेंट करके इसका कि वहाँ पे ठीक इसके नहीं है। कारण फैसिलिटी से ज्यादा क्या होता है भावना जी, कि एक आदमी लगभग 50 दिन के लॉकडाउन के बाद अपने घर पहुंचता है, फिर कहा जाता है आप 21 दिन और लॉकडाउन में रहिए। वो भी एक परिस्थिति है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, पंचायत स्तर पर जो बिहार में तैयारी है और जिस प्रकार से आने वाले प्रवासी को सामग्री दी जा रही है, वो एनडीए सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। अब आलोचना करने वाले तो बिहार के वो नेता हैं जो पूरे लॉकडाउन के समय में कभी बिहार में ही नहीं रहे। जनता उनको ढूंढ रही थी कि नेताजी आप कहाँ पर हैं। मैं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की बात कर रहा हूँ। वो जी। खुद कब पहुंचे बिहार में। तो ट्विटर करके आलोचना कर देना आसान है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करना, सेवा और संवेदना के साथ काम करना, उसमें सरकार की उपलब्धि। आपने बात की कि सारे ऑपोजिशन के नेता बाहर आ रहे हैं। अभी जैसे यूपी में भी हुआ, अभी जैसे प्रियंका गांधी ने बोला कि मैं 1000 बसें हम चलाते हैं, आप चलाइए, आप लेके आइए। तो उस पे भी अब पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। और यूपी में भी जैसे पॉलिटिक्स तो इसलिए बिहार। है ना भावना जी, जी। कि समाचार पत्रों में आ रहा है कि और यूपी की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बताया है कि उसमें कुछ 3 व्हीलर के नंबर हैं, कुछ स्कूल के नंबर हैं, किस किस गाड़ियों के नंबर उन्होंने 1000 बसों में दिए हैं। तो ये जो लोग पिछले 50 दिन का एक सक्सेसफुल लॉकडाउन हुआ है, और उत्तर प्रदेश ने तो सबसे पहले जब आनंद विहार की घटना हुई थी तो अपनी बसों के द्वारा अपने वर्कर्स को ले जाने का काम किया था। कोटा के उनके स्टूडेंट थे, उनको सबसे पहले ले जाने का काम किया था। मनरेगा में उनको श्रम दिवस के अंतर्गत कार्य देने का काम किया था। तो ये जब सब काम हो रहे थे, तो कांग्रेस का कोई उत्तर प्रदेश में कोई बहुत विषय या आधार नहीं है, और उनकी आलोचना केवल राजनीतिक आलोचना। सर, आपकी पार्टी के विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 18 करोड़ मेंबर्स हैं। इनको इस सिचुएशन में, जैसे कोरोना वायरस में जब इतनी सारी दिक्कतें थी माइग्रेंट लेबर को, आपने किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया है, इन सारे अपने मेंबर्स देखिए, को? भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर को राजनीति का विषय ना मानकर सेवा का कार्य किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने पूरे देश भर में जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ कॉन्फ्रेंस किया था। हम लोगों ने एक सबसे बड़ा प्रोग्राम चलाया था, फीड द नीडी कार्यक्रम, और लगभग 8 करोड़ लोगों तक राहत सामग्री, भोजन सामग्री पहुंचाई। दूसरा, हमें पता था कि कोरोना के इस लॉकडाउन के समय फेस मास्क की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो फेस मास्क का भी अभियान पार्टी के द्वारा चलाया गया। तीसरा जो एक बड़ा अभियान पार्टी के द्वारा चलाया गया, वो पीएम केयर्स फंड के विषय को लेकर के चलाया गया। उसके बाद गुजरात और राजस्थान के और पंजाब के कुछ जगहों पर जिन बुजुर्ग लोगों के परिवार के लोग इस समय बाहर थे, उन बुजुर्गों को संभालने के लिए पार्टी ने वॉलंटियर के रूप में एक बहुत बड़े कार्यक्रम को चलाया। और इसके बावजूद भी जब पार्टी को ये लगा कि प्रवासी मजदूर सड़क पर आए हैं, तो उनके साथ व्यवस्था का काम, उनकी मदद का काम में पार्टी ने निचले स्तर तक, हर तहसील गांव तक विषयों को संभाला। और एक समय में जब क्वारंटाइन सेंटर का विषय आया है, बल्कि देश भर में क्वारंटाइन सेंटर को भी सहयोग करने का काम ये पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। मैं इसके बाद
आज तो हम कहना नहीं चाहते क्योंकि ये तो हमारा सेवा और कर्तव्य की भावना थी। लेकिन कभी भी कोरोना को लेकर अगर सेवा विषयों का डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का ज़मीनी स्तर पर किया गया कार्य इस संबंध में एक बड़ा सेवा का कार्य का स्मरण है, जो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के लगातार फॉलो अप कार्यक्रम के कारण बहुत ही सफल रूप से उन्होंने कार्यक्रम किया। तो अभी हमने बिहार इलेक्शंस की बात की थी जो आएँगे साल के एंड में। मध्य प्रदेश में 24 बाई इलेक्शन भी हैं। तो इस माहौल में इलेक्शंस में कैसे चेंज आएगा कैंपेनिंग में? लोग जब वोट डालने जाएँगे तो सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारा कैसे आप कैंपेनिंग और सब में उसका यूज़ करेंगे? भावना जी, अगर आप देखोगे तो देश में कैंपेनिंग हर 15-20 साल में बदली है। अगर 50 से 70 का दशक था तो लोगों को गाँव तक संपर्क करना होता था और ऐसा लगता था कि सबसे ज़्यादा रैलियों पर और ज़्यादा जोर रहता था। 70 के बाद का एक ऐसा दशक आया जब रेडियो ने स्थान लिया और लोग सारे राजनीतिक समाचारों को रेडियो में देखने लगे। 90 के बाद का एक ऐसा भी दशक आया जब टीवी डिबेट्स की पॉलिटिकल कैंपेनिंग में बड़ी भूमिका हुई और टीवी डिबेट्स के साथ जब प्रचार के बाकी माध्यम बढ़े तो एजेंसीज का जो प्रचार है या जो जैसे गाने बनाने का, अच्छे विज्ञापन बनाने का, ये भी प्रचार की भूमिका के रूप में आया। और उसके बाद जब सोशल मीडिया का समय आया तो निश्चित रूप से ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग्स या अब पिछला अगर चुनाव अगर आप देखें तो व्हाट्सएप के द्वारा भी चुनाव प्रचार की बड़ी भूमिका रही है। मुझे लगता है कोरोना के इस संकट के दौरान जो सबसे बात है कि एक बड़ी संख्या में वेबिनार हुआ। हमारी पार्टी में भी लगभग अगर आप देखेंगे तो 300 से 200 से ज़्यादा मीटिंगें तो केंद्रीय स्तर पर हुई होंगी, जिसमें लाखों कार्यकर्ता वेबिनार के माध्यम से जुड़े हैं। प्रदेशों में, जिला में ये वेबिनार के माध्यम से बहुत जुड़े हैं। आज मैं और आप भी अगर ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वेबिनार के माध्यम से इंटरव्यू कर रहे हैं। कभी ये इंटरव्यू जो है केवल टेलीविज़न की बफौती होती थी, कि टेलीविज़न जी। चैनल ही ये इंटरव्यू कर सकते थे और प्रसारित कर सकते थे। तो जब टेक्नोलॉजी में हम भी बदले हैं और समाज भी बदल रहा है, निश्चित रूप से नए टेक्नोलॉजी के विषयों का रहता है। देखिए आज़ादी का भी जब आंदोलन चला था, तो आपने देखा होगा कि चाहे महात्मा गांधी के द्वारा हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हो, चाहे उस समय की कांग्रेस के आंदोलन के द्वारा हो, चाहे लोकमान्य तिलक के द्वारा हो, उस समय सबने अखबारों के पब्लिकेशन करे थे और राजनेता अखबारों में नियमित रूप से संपादकीय लिखते थे। तो क्योंकि ये अखबार एक बड़ा उस समय का कम्युनिकेशन का माध्यम था। तो मुझे लगता है कि कोरोना के बाद डिजिटल मीडिया का चुनाव प्रचार कैंपेन में एक स्थान बनेगा। और मेरे को लगता है माइक्रो स्तर पर भी चुनाव प्रचार नीचे तक जाएगा। पूरे कोरोना में जो दूसरा विषय आया है कि स्थानीय सुशासन के ऊपर निर्भरता लोगों की बढ़ी है। आपने पहली बार देखा होगा मुझे कुछ लोग बोले कि पहली बार ऐसा लगा कि सोसाइटी में हम कहीं रहते हैं कि सोसाइटी का हमारे ऊपर काम करने का या हमारे जीवन के साथ जुड़ने का एक भाव हुआ। शहरों में भी कि सोसाइटियों ने कहा कि नहीं, कोरोना में हम इस प्रकार से डिसिप्लिन से रहेंगे। तो जो लोकल सोसाइटी है, उनके प्रति भी जुड़ाव ज़्यादा हुआ है। गाँव में भी पंचायतों ने इस प्रकार का काम किया है कि भई बिहार में मैं आपको बताता हूँ, मैं बिहार का प्रभारी हूँ कि पंचायतों ने तय किया कि भई बाहर से आदमी आया तो उसको क्वारंटाइन रहना ही पड़ेगा। परिवार ने भी कहा भई पंचायत कह रही है उस बात को मानो। तो दूसरा जो मुझे लगता है कि लोगों ने स्थानीय स्वशासन और मदद को बहुत अच्छे तरीके से महसूस किया है। तो माइक्रो ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स भी बढ़ेगी, केवल डिजिटल नहीं, दोनों राजनीति प्रकारों का महत्व बढ़ेगा। अच्छा भूपेंद्र जी एक और चीज़ जैसे बीजेपी की जो कोर आइडियोलॉजी रही है राम मंदिर था, आर्टिकल 370 को हटाना था, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया है अब तो बिल नहीं बचा है। तो ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी टाइम से आपके मैनिफेस्टो में रही हैं। पर ऐसा क्या हुआ जो चेंज जो इस सेकंड टर्म में जिसको हम 2.0 बोलते हैं मोदी जी की गवर्नमेंट का, कि सारी की सारी एकदम सेकंड टर्म में आके एकदम इम्प्लीमेंट हुई? ऐसा क्या चेंज हुआ सेकंड टर्म में आके जो सभी इम्प्लीमेंट हुआ अभी? नहीं, हम लोगों ने ऐसा कोई सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म नहीं है। पार्टी में जैसे ही अवसर हुआ है, विषय हुआ है, पार्टी निश्चित रूप से न तो कभी अपने मूल्यों से हटी है
और ना कभी पार्टी ने अपने राजनीतिक विचारधारा में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज किया है। तो नेशन फर्स्ट की थ्योरी पर जैसे-जैसे निर्णय लेने की आवश्यकता, इवन फर्स्ट टर्म में भी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो भी भारत की सुरक्षा के संबंध में ही विषय हुआ था। तो जब आवश्यकता पड़ी और जैसे-जैसे परिस्थितियाँ आती गई, हमारी जो नेशन फर्स्ट की थ्योरी है, मैं आपको कई बार ये कहता हूँ कि नेशनलिज्म का अर्थ केवल इमोशन नहीं है। नेशनलिज्म का अर्थ ये है कि इमोशन हमारा केवल इमोशन नहीं है, उसके साथ-साथ देश की प्रायोरिटी, देश की सुरक्षा की आवश्यकता, देश की एकता के प्रति प्रतिबद्धता, देश के विकास की संभावनाएँ, देश में सबसे अंतिम स्तर पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना और उसी के साथ-साथ एक कल्याणकारी सरकार, वेलफेयर स्टेट की ओर बढ़ना और गवर्नेंस का अच्छा मॉडल देना। ये अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सभी राज्य सरकारों का और भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल का अध्ययन करेंगे, तो ये सब में परिलक्षित होता है। और इसलिए अगर इसमें भी हमने 370 के इश्यू को सॉल्व किया है, अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विषय आया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय एकता के लिए और मानवाधिकारों के लिए ये कदम जो था उठाया। आज परिस्थितियाँ उस हिसाब से बनी है, तो निश्चित रूप से पार्टी ने जो विचारधारा के प्रति कमिटमेंट किया था, उसको पूरा किया। ये कमिटमेंट, विचारधारा का कमिटमेंट भी देश के लिए, देश हमारे लिए सर्वोपरि। अभी जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आने वाला था लॉकडाउन से पहले, सारी बातचीत हो रही अभी थी कि कोई वो बिल कब टेबल पेंडिंग होगा। नहीं है, अभी कोई बिल पेंडिंग नहीं। नहीं, उसकी बात हो रही थी कि उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नहीं, तो ऐसा अभी उस कोई बात, कोई अधिकृत रूप से कोई बात नहीं। अच्छा, वो मीडिया वाले सब लिख रहे थे कि सबसे बात करके। मीडिया वालों की सब बातें तो सच्ची भी नहीं होती ना। अच्छा, तो मतलब अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कुछ विचार नहीं है उस अभी पे? तुरंत कोई प्रावधान नहीं है, अच्छा, तो उस पे अभी तुरंत कोई मतलब अभी प्रावधान नहीं है। अभी मुझे नहीं लगता कोई तुरंत कोई ऐसा कोई बिल पेंडिंग है, तुरंत ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर वो अभी आपकी उसमें है क्योंकि वो आपके मैनिफेस्टो में था, मगर वो आपके नहीं, एजेंडा में है। मैनिफेस्टो में है, लेकिन कोई बिल अभी पेंडिंग पड़ा है मेरी ऐसी जानकारी में। अच्छा। अच्छा, और जैसे अभी राम मंदिर का सब कुछ क्लीयरेंस हो गया था, काम शुरू हो रहा था उस पे, अब लॉकडाउन की वजह से सब काम फिर से बंद हो गया है। मगर आज सारी जो कल से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जब थोड़ी-सी एक्सकवेशन हुआ, सारे वहाँ पे पहले के पिलर्स मिले हैं, सब मिला है, जो मंदिर का प्रूफ है ऑलरेडी। तो अभी क्या इस पे डिले होगा टाइमलाइन में मंदिर की कंस्ट्रक्शन की? नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ट्रस्ट बन गया है और सरकार ने सारी मिल्कियत ट्रस्ट को सौंप दी है। अब राम मंदिर के सामने और उसके निर्माण संबंधी सारा विषय जो ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार विषय है, उनके ही संज्ञान में है और जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, वो इस संबंध में अधिकृत बता पाएंगे। अच्छा, नहीं क्योंकि वो सारा काम शुरू हो रहा था, तो लॉकडाउन की वजह से सब खत्म हो ब बंद हो गया है वहाँ पे। तो उसकी वजह से नहीं, पूछ रही थी अब कि तो वहाँ पे। ट्रस्ट है ना, अब तो उसके सारे विषयों की और सारी जो मलकियत है, वो एक ट्रस्ट के पास है। ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही बना है, तो ट्रस्ट ही उन विषयों का निर्णय करेगा। अच्छा, जैसे हम 6 साल बात कर रहे हैं मोदी जी की, तो एक ये सवाल जो बनता है, जो सिविल सोसाइटी वाले हमेशा पूछते हैं, बोलते हैं कि मोदी जी पोलराइजिंग हैं, कि जैसे देश में लास्ट 6 इयर्स में पोलराइजेशन बढ़ गई है, कि डिसेंट इज़ कंसिडर्ड एज़ एंटी नेशनल, कि अगर आप डिसेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा कहीं भी नहीं है। ये तो कांग्रेस ने किया था जब 74 में उन्होंने देश के सारे नागरिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया था। इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई है, बीजेपी ने कहीं इमरजेंसी नहीं लगाई है। इस देश में संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, वो सबके लिए है। और सिविल सोसाइटी में तो हम भी आते हैं, वी आर ऑल्सो सिविलाइज्ड पर्सन। तो आप भी सिविल सोसाइटी में हैं। तो सिविल सोसाइटी आपसे और मेरे से अलग थोड़ी है। हम भी सिविल सोसाइटी में, हमारा तो ये मानना नहीं है। जिनको हम लेफ्ट लिबरल बोल सकते हैं, या जो ऑपोजिशन वाले तो करीर बोल ही रहे हैं, जो लेफ्ट लिबरल हैं जो सोसाइटी के सो कॉल्ड, तो जो वो हमेशा ये चार्ज लेफ्ट, लगाते हैं। देखिए देखिए लेफ्ट लिबरल क्या बोलते हैं, और लेफ्ट लिबरल को पूछना चाहिए ना कि भाई आप इमरजेंसी के बारे में क्या कहते हो, कांग्रेस ने जो आपातकाल लगाया उसके बारे में आप क्या कहना है। आज तो वैसी कोई परिस्थिति नहीं है, और जिनको आलोचना करनी है वो आलोचना कर ही रहे हैं, तो प्रतिबंध का है। जैसे वो जेएनयू का केस, जामिया का केस, बार-बार यही वाली चीज़ें ऊपर नहीं, आती हैं जेएनयू उस। जेएनयू में अगर नारे लगे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार,
तो उसमें तो क्या वो कौन कहेगा? जेएनयू में जो नारे लगे थे वो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए थे या आजादी के लिए अभिव्यक्ति के लिए थे? पहले तो ये तय करें ना जी। कि वो किसके लिए थे। तो अगर कोई गैर कानूनी काम करेगा तो उस पे कार्रवाई होगी। बाकी तो जेएनयू में कहाँ पे हस्तक्षेप कर रहे हैं? किसी को हस्तक्षेप नहीं है। देश में सारी सभाएं हो रही हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियों की सभाएं हो रही हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे हैं। उनको जो सरकार के लिए कहना होता है कहते भी हैं। पार्लियामेंट में भी जो बोलने होते हैं तो पार्लियामेंट में भी कोई अपोजिशन कोई हमारा काम ही है क्रिटिसाइज करना। सरकार कहाँ प्रतिबंध लगा रही तो आपको लगता है? है आप कि एक भी ऐसा उदाहरण बताइए कि किसी ने केवल सरकार की आलोचना करने के लिए उसके ऊपर केस बने। ऐसा तो कहीं नहीं बनता है, सब सरकार की आलोचना करते हैं। लेकिन अगर कोई देश के लिए करेगा तो सरकार तो देश के लिए है ना। तो वो तो, और वो भी पुलिस कार्रवाई करती है, उसमें कोई भूमिका नहीं होती सरकार की। जी। अच्छा, एक और चीज़, पूरे विश्व में भारत का नाम काफ़ी ऊपर हुआ है लास्ट 6 साल में मोदी जी की वजह से, और आपको अभी धन्यवाद कोरोना कि वायरस आपने इसको स्वीकार किया है। और कोरोना वायरस में भी जैसे कि इन्होंने भारत ने मदद की है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी काफ़ी आगे आके भारत की प्रेज़ करी है कि बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने मोदी जी को थैंक किया है इसके लिए। तो आप मुझे क्या बताइए कि लास्ट 6 साल में हमारे विश्व में हमारा किस तरीके से भारत का नाम ऊपर हुआ है? पहली बात तो सब लोगों को लगता है कि भारत की सरकारी सरकार है। दूसरा, लोगों को लगता है कि भारत में पॉलिसी पैरालिसिस वाली स्थिति नहीं है। और तीसरा ये लगता है कि भारत में निवेश की संभावनाएं और निवेश का माहौल बड़ा है। और चौथा, सबको ये लगता है कि दुनिया के आने वाले समय में भारत ने विश्व मंच पे, चाहे पर्यावरण का विषय हो, चाहे मानवाधिकार का विषय हो, चाहे अर्थव्यवस्था के विकास का विषय हो, चाहे दुनिया के अलग-अलग फोरम को जोड़ते हुए दुनिया के विकासशील देशों को भी आवाज देने का विषय हो, और चाहे सोलर अलायंस जैसे अंतरराष्ट्रीय करारों में भी भारत की भूमिका हो, सर्वत्र सब दूर भारत ने अपने कूटनीतिक संबंध, अपने राजनयिक मिशन को आगे बढ़ाने का और भारत के व्यापार को आगे बढ़ाते हुए भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को आगे रखने का काम किया है। So, in the end, would you say he is a unifying figure? Modi ji has been a unifying figure for the country. Yes, he is the tallest leader of this country. He worked very hard. He dedicatedly worked for the nation. And definitely, as a party, BJP proud that BJP has a leadership like Narendra Modi ji to lead this country. And he has completely devoted his mission to making a strong Bharat, Sashakt Bharat. That is the mission of his life, and we feel and we're proud of his commitment toward the nation. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for joining us. Thank you. Thank you, Bhavna ji. Thank you very much.